बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि कल दोनों ममालिक के मुज़ाकरात कार जनीवा में मुलाकात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब दोनों ममालिक ने ही जंग का ऑप्शन भी खुला रखा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तवील तरीन स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में दावा किया कि ईरान ऐसे मिसाइल तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो मुस्तकबिल में अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। उनका कहना था कि तेहरान पहले ही ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है जो यूरोप और बैरून मुल्क मौजूद अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा है और अब वो तवील फासले तक मार करने वाली सलाहियत पर काम कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के साबिक अंदाजों के मुताबिक भी ईरान मुमकिना तौर पे आइंदा दहाई में बैनुल बर्रे-आज़मी सलाहियत हासिल कर सकता है, जबकि अमेरिकन कांग्रेस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास इस वक्त तकरीबन 3000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ईरान की मगरबी सरहद से 6000 माइल से ज्यादा फासले पर वाक़ है, लेकिन सदर ट्रंप ईरान की मिसाइल सलाहियत को अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए खतरा करार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार किया है कि उनकी तरजीह सिफारतकारी है, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा, लेकिन पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हक से दस्तबरदार भी नहीं होगा। नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने भी यह कहा है कि तेहरान जल्द अज जल्द किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार है और मुमकिना अमरीकी हमला एक जवाब होगा जिसका जवाब दिया जाएगा। इस दौरान ये इतलात भी सामने आई कि ईरान और चीन के दरमियान सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी का मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। CM-302 नामी ये मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और कम बुलंदी पर तेज रफ्तार परवाज करते हुए बहरी दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत भी रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान अगर ये मिसाइल हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये खित्ते में अमेरिका की बहरी मौजूदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इधर ईरान के अंदरूनी हालात भी इस सूरत हाल को पेचीदा बना रहे हैं। मुजाहिदीन खल्क नामी एक तंजीम ने यह दावा किया है कि उसके तकरीबन 250 एहलकारों ने तेहरान में रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के दफ्तर और रिहाइशगाह पर हमला किया। तंजीम के मुताबिक इस कार्रवाई में कुछ नुकसान पहुंचा और उसके 100 से जायद अरकान हलाक या गिरफ्तार हुए, लेकिन ईरानी हुकाम और सरकारी मीडिया ने इस दावे की सख्ती से तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। आजाद जराए ने भी इस हमले की तस्दीक नहीं की। इम्कान है कि दोनों ममालिक के दरमियान कल से मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो जाएगा और यह वाज़ेह हो जाएगा कि आया सिफारतकारी गालिब आती है या फिर ताकत की सियासत एक नए मरहले में दाखिल। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कल के मुज़ाकरात हैं जो दोबारा शुरू होने हैं, जो तीसरा दौर है, तो क्या अमेरिका दबाव बढ़ाकर अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहेगा या फिर ईरान अपनी सॉवरेनिटी को लेके मुदल्लल दलाइल रखेगा? नहीं, अमेरिका की तो यही कोशिश है कि अपना दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता रहे और इतना बढ़ा दे कि ईरान के पास कोई और ऑप्शन ही ना हो, बल्कि वो एक्सेप्ट करे अमेरिका की जो डिमांड है। और वो क्या डिमांड है कि आप न्यूक्लियर वेपन की तो कल बात की ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में रात को, लेकिन वो तो उनके तमाम अकाबरीन और डोनाल्ड ट्रंप खुद वो कहते थे कि इनरिचमेंट किसी किस्म की भी पॉसिबल नहीं है। तो ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इनरिचमेंट जो हमारा हक है एनपीटी के तहत वो हम कर लेंगे और हम उस पर बात कर सकते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर। और हमारे पास जो 400 किलोग्राम जो न्यूक्लियर हमारे पास मवाद है जो कि 60% तक हमारे पास एनरिच्ड है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन मिसाइल्स की बात जो आ रही है और साथ में जो उनकी अलाइज हैं, मैं डॉक्टर साहब एक नई इंफॉर्मेशन का तज़किरा कर दूं। पहले इतलात ये थी कि 406 केजी के करीब उनके पास एनरिचमेंट यूरेनियम मौजूद है, लेकिन अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि 12 रोज़ा जंग के बाद उस एनरिचमेंट में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, जो अब 449 केजी के हवाले से इतलात हैं। और अगर ये इस अरसे के अंदर तकरीबन 43 किलोग्राम एनरिचमेंट मजीद हो चुकी है तो फिर ये किस जानिब इशारा था? नहीं, ज़ाहिर है जब उनके पास देखें फैसिलिटीज मुकम्मल तो तबाह नहीं हुई थी ना। 2 फैसिलिटीज जो है उसमें नुकसान पहुंचा था, क्योंकि जिस अंदाज में और जितने जमीन दोज उन्होंने फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, जो डैमेज हुआ भी उसको उन्होंने कुछ रिपेयर करके और दोबारा अपने एनरिचमेंट के जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनको चला लिया होगा। तो ये कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 400 है वो भी काफी है उनके पास। असल बात ये नहीं है, एक जो विटकॉफ कह रहे हैं कि ईरान के पास सलाहियत है कि 1 हफ्ते में वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, वो खतरनाक बात है।
क्योंकि ये बहाना बनाते हुए जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में करके और इराक पे चढ़ाई कर दी थी, कहीं ये बहाना बना के ये जो अगले 2-4 दिन है, बल्कि कल के इस जो डायलॉग चलेगा जेनेवा में, कल के हिसाब से पूरी दुनिया और खासकर दुनिया के कमर्शियल इदारे तो वो है दम साध के बैठे हैं और वो दिल थाम के बैठे हैं कि कल अगर कोई ऐसा हुआ सिलसिला तो अमेरिका की अब कोई जो बड़े इवेंट्स थे वो भी तकरीबन खत्म हो गए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस था अमेरिका का, तो वो भी खत्म हो गया है। और अब जो तीसरा राउंड है इसका ईरान और उसके साथ अमेरिका का, वो कल उसमें बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन वाज़ेह क्या हो जाएगी, दोनों तरफ से बयानात तो आते रहे हैं। लेकिन सर ईरान कहता है और आपने जो कहा कि सबसे तशवीशनाक बात यह है कि एक हफ्ते की वो बात कर रहे हैं कि एक हफ्ते में ये वेपन बना लेंगे। लेकिन सर आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था बॉम्बर जेट्स के जरिए, उस वक्त ये बात हुई थी कि उससे पहले कि 3 माह में ये बना लेंगे, फिर बात हुई कि 2 माह, फिर बात हुई 1 माह, फिर बात हुई 2 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते की बात तब भी थी। लेकिन फैसिलिटीज पे हमला करने के बावजूद भी अब बात फिर से 1 हफ्ते की हो रही है, तो सिफारती जुबान के अंदर ये अदादुशुमार नहीं मैनेज किए जाते या उसका नहीं ख्याल रखा जाता कि हमने पहले क्या बातें की हैं और अब क्या बातें की हैं और दुनिया को क्या बावर करवाएंगे? नहीं, ये पॉलिटिकल बयान भी होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि ये एक हीले बहाने हैं अपने ग्राउंड्स तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर आप अहाता करें कि जिस किस्म की वॉर मशीन, जिस किस्म के उन्होंने नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो अपना बेसिस पर की है अपनी तैयारी, तो उससे तो अगर उसको इससे मवाजना कराएं 1 हफ्ते वाली बात से जो हम कर रहे हैं कि विटकोफ ने क्या कहा और पहले भी उन्होंने जो बात की थी, तो वो उससे अंदाजा होता है कि एक उनके पास ग्राउंड तैयार है दुनिया को बताने के लिए। जैसे मैं बता रहा था इराक के हवाले से, जैसे आप बता रहे थे कि 12 रोजा जंग इजराइल और ईरान के साथ जो हुई थी उस वक्त, तो ये तो एक ग्राउंड और एक वर्ल्ड इंटरनेशनल ओपिनियन फॉर्म करने के लिए होता है। जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, तो दोनों साइड से डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो प्रेफरेबल है, लेकिन अगर हमारी बात ना मानी गई। अब बात यह है कि डिप्लोमेसी ये कोअर्शन जिसको कहते हैं कि धौंस के साथ, धमकियों के साथ डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी तो ना हुई ना, वो धौंस और धमकियां हुई। तो धौंस और धमकी के साथ ये डिप्लोमेसी की जा रही है, इसलिए इसकी कामयाबी एक बड़े अचंभे की बात होगी। जो डिमांड्स दोनों साइड से हैं, अली लारिजानी ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, सुप्रीम लीडर ने पहले बिल्कुल क्लियर कर दी बात कि मिसाइल पर बात नहीं होगी, ऑफ द टेबल है। क्योंकि मिसाइल पे बात भी वो क्या कर रहे हैं, ये आपके नाज़रीन के लिए बताता चलो, वो कहते हैं कि इसके आप रेंज जो है 300 कर दें किलोमीटर। अभी वो जो शुनीद है 3000 तक, जो आप भी बता रहे हैं 2000 तक का तो रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो फिर वो 300 कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी सॉवरन राइट है, और सॉवरन राइट के साथ साथ उनकी बका का सवाल है, वरना तो ईरान सर आप ये समझते हैं कि 6000 माइल का जो फासला है उस पे जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो बना सकते हैं और वो मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका पे हमला करने की भी सलाहियत हासिल कर सकते हैं, क्या ये मुमकिनात में से दिखाई देता है कि इतने अरसे में ये आईसीबीएम और वो भी इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उसकी सलाहियत हासिल कर लें? बात यह है कि आईसीएम बनाने पर पाबंदी किस मुल्क पर क्या है? असल तो ये दो तरफा पाबंदी है ना। मिसाइल्स की जो पाबंदी थी ईरान पर 2003 में लगाई गई थी यूनाइटेड नेशंस में, वो तो खत्म हो गई थी। उसके बाद ईरान आजाद है अपने मिसाइल्स डेवलपमेंट में, अपने डिफेंस के लिए। तो बात यह है कि अगर किसी की जहनी इर्तिका ये हो किसी मुल्क की कि कल कोई चाइना पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगा तो अभी हमला कर दो, इसी तरह अगर ईरान जो है कल को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना लेगा तो उस पर अभी हमला कर दिया जाए। असल बात जो है ये है सरे फहरिस्त इस वक्त वो 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है जीरो एनरिचमेंट, कल उन्होंने कहा कि ये वेपन नहीं बना सकते, ठीक है, वो तो सुप्रीम लीडर ने फतवा दे दिया कि हम वेपन हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, हम तो अपने सिविलियन यूज के लिए बनाना चाहते हैं। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि जो उनके पास इस वक्त एनरिच मटीरियल है, आप जिस तरह बता रहे 444 समथिंग, लेकिन 400 भी है तो बहुत है ना। और वो उस पर राजी हैं वो कि हम उसके लिए कंसोर्शियम बना सकते हैं, थर्ड मुल्क को देखभाल के लिए दे सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें करने के लिए तैयार है। फिर वो कहते हैं कि अपने अलायंस जो आपके दोस्त हैं उनसे दोस्ती छोड़ दें आप, यानी होती है आपकी हमास है, हिजबुल्लाह है और
इराकी मलेशिया है और साथ में सीरियन मलेशिया है, आप उनसे रब्ता पहले ही उनको अदमुआ कर दिया है, जो बाकी थोड़े रह गए हैं, कहते हैं कि आप अब उसका प्रूफ ईरान कैसे देगा। तो इस किस्म की जो डिमांड्स है वो बड़ी। और दूसरी तरफ आप क्या देखें कि जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें अब्राहम लिंकन है, उसमें जेरार्ड फोर्ड है, और उसके अलावा जो आर्माडा है, उसमें तीनों में मिला के अगर आप देखें तो उसमें जो साजो सामान है उसमें कोई 100 के करीब तो सिर्फ लड़ाका जहाज है उसके अंदर। और उसको अगर उसको उसको और उसके साथ जो उसमें सबमरीन और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन और वो जितना सारा साजो सामान और मिलिट्री की इन्होंने पूरा वो किया हुआ है। मैं आपको 5 रेड फ्लैग गिनवा देता हूं जल्दी से, कोई अगले 40 सेकंड में। वो ये है कि देखें, वो फ्यूल ब्रिज भी लिया है, यानी कि हवा में फ्यूल स्टेशन बना लिया उन्होंने, उसमें जहाज को दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से रिफ्यूल किया, दोबारा बम्बार्डमेंट करने के लिए आ गए। इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस के लिए अभी हो रही है, बाकायदा 1-1 इंच की इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस हो रही है। B2 बम्बर बिल्कुल तैयार खड़े हुए जैसे पहले थे डिएगो गार्सिया में। ये F-15 बंकर बस्टर जॉर्डन में खड़े हुए हैं, रिपोर्ट हुई है ये सारी चीजें। नेवल इंसर्कलमेंट हुई है। 90 एयरक्राफ्ट जो F-35 इन जहाजों पर मौजूद हैं, जो रिपोर्टेड बात मैं कर रहा हूं। सबमरीन की मैं बात कर दी आपसे। टमाहॉक मिसाइल जो है हर सबमरीन के पास है। तो ये वेपन सिस्टम कोई मजाक तो नहीं। और फिर साइबर कवर जिसमें ब्लैकआउट डिजिटल पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर सकते हैं, पूरे मुल्क को जो है उसमें सारे उनके सिग्नल्स खत्म कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने कुछ तो चीजें जाहिरी होती हैं, कुछ बातनी होती हैं। ईरान को जो चाइना से मदद पिछले जंग के बाद मिली या रशिया के साथ मिली, वो कोई मंजर आम पर 100% तो नहीं लेकिन आ सर सकती। अभी जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे मुआही तफसीलात का मंजर आम पे आना और फिर उनकी दस्तयाबी का मुमकिन बनाया जाना, उसमें कितना अरसा दरकार होता है? क्योंकि रशिया के हवाले से तो ये बात है कि वक्त के ऊपर ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन चाइना के हवाले से किस हद तक इमदाद मिल सकती है? नहीं, चाइना इस मामले में बड़ा रिलायबल पार्टनर रहा है। जिस मुल्क का जब भी पाकिस्तान के साथ देख लें या किसी और मुल्क के साथ भी देख लें, अपने सप्लाई चेन के मामले में और जो एग्रीमेंट करता है उस मामले में रिलायबल पार्टनर है चाइना। वक्त पर सारी चीजें देना उसमें। तो चाइना एक तो ये सुनीब ये भी है, लेकिन इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई प्रूफ, जाहिर है ऐसी चीजों का प्रूफ इतनी आसानी से तो नहीं होता। तो ये भी है कि शायद उनके पास ये मिसाइल्स आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो फिर मुझे हमला करने में जरा मुश्किल नजर आता है। अमेरिका को सोचेगा 10 दफा, क्योंकि हमारे अमेरिका की आन शान और जान जो है वो ये इब्राहिम लिंकन और ये बैरी बेडिंग है, जो दुनिया के सबसे बड़े। और अगर खुदा ना खास्ता किसी एक पर भी अगर कोई दाग दिया उन्होंने ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, देखिए इसकी आप खूबी तो देखें ना कि ये इस किस्म की हैं। आपने बता दिया इसकी स्पीड भी बता दी, इसमें किस तरह रेंज इसकी क्या है, और लो एल्टीट्यूड है ये बिल्कुल। और ये 290 किलोमीटर जो है वो 1983 नॉटिकल माइल के हिसाब से रफ्तार से ये जाता है। तो इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है टमाहॉक के लिए, या जो थॉर्ड मिसाइल, थॉर्ड तो खैर बड़ी ऊंचाई पर वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, टमाहॉक जो है वो उसको कर सकता है इंटरसेप्ट, या उसको जो बाकी आयरन कर्टन अच्छा के सर, मेरा एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तंजीम मुजाहिदीन खल्क ने एक बात फैलाई कि रहबर आला के ऑफिस के ऊपर हमला किया, हमारा 100 बंदा मारा गया या पकड़ा गया, ये हालांकि जिसकी आज़ाद ज़राए से भी तस्दीक नहीं हो सकी, इस तरह की खबरें फैलाए जाने के मकासद क्या होते हैं? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये एक हकीकत माननी पड़ेगी कि ईरान में अपराइजिंग हुई थी। यह हकीकत है कि प्रोटेस्टर्स निकले थे। यह हकीकत है कि मसाद ने और CIA ने मदद की थी। यह हकीकत है कि उन प्रोटेस्टर्स को, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को वेपन सप्लाई किए गए थे। यह हकीकत है कि उनको सेटेलाइट टेलीफोन को 43,000 दिए गए थे। और उस पर अगर उनको वो जिस तरह भी सख्ती की ईरान ने जो डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि 32,000 अफराद को उन्होंने मार दिया या जाँ कर दिया और साथ में जख्मी कर दिया, लेकिन ईरान खुद मानता है कि 3-3,500 के करीब जो अफराद हैं, जो कि बड़ी तादाद है। तो क्रैकडाउन तो बड़ा, इसका मतलब ये है कि उनकी मशीनरी में ये सलाहियत है कि वो क्रैकडाउन कर सकते हैं। इतला जो अभी आ रही है वो 250 मुजाहिदीन, उसके लिए वो भी सुप्रीम लीडर के, तो उनकी तो जो है वो कार्डन और जो उनकी हवाई हमले से तो अमेरिका कह चुका है कि वी कैन टेक हिम ऑन। पिछली दफा भी कह रहा था कि जी हम तो मार सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो बंकर बस्टर अगर कोई लगाते हैं, लेकिन वो इस दफा जाहिर है सुप्रीम लीडर जिस हिफाजत में है
वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस मंजरनामे में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाना जो है, इसके बुनियादी मकासद ये होते हैं कि केओस को मजीद हवा दी जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इजराइल एक बार फिर फलस्तीनी इलाकों में मुतनाज़ आबादकारी के मंसूबों पर काम शुरू कर चुका है, जिस पर पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए खबरदार किया कि ये इकदाम ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील करने और फलस्तीनी इलाकों के इजराइल के साथ अमली इल्हाक की तरफ पेशकदमी करने के मुतरादिफ हैं, जो दो रियासती हल के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लामाबाद से जारी एलामिये पर पाकिस्तान, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, डेनमार्क समेत यूरोपीय और लैटिन अमेरिका के ममालिक के वज़राए खारजा के दस्तखत मौजूद हैं, जबकि अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल्स ने भी इसकी तौसीक की है। बयान में इजराइल से यह मुतालिबा किया गया कि वह फलस्तीनी जमीन की नई दर्जाबंदी, उसे नाम नेहाद सरकारी अराजी करार देने और आबादकारी की सरगर्मियों को तेज करने से मुतल्लिक फैसले फौरी तौर पर वापस ले। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि गैर कानूनी आबादकारी बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी अदालत इंसाफ की 2024 की मुशावरती राय की खुली खिलाफ वर्जी है। यह मुश्तरका बयान इसलिए भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि इजरायली कैबिनेट ने 1967 के बाद पहली मर्तबा मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों में जमीन की रजिस्ट्रेशन के नए तरीक़ाकार की मंजूरी दी है। नाक़िदीन इसे आबादकारी में तौसी और मुस्तकबिल में मुमकिना इल्हाक की राह हमवार करने की कोशिश करार दे रहे हैं। खास तौर पे एरियासी, जो ओस्लो मुआहिदे के तहत मुकम्मल इजरायली सिक्योरिटी और इंतजामी कंट्रोल में है और मगरबी किनारे के तकरीबन 60% रकबे पर मुश्तमिल है और जहां इजराइल अपनी इंतजामी गिरफ्त मजबूत करने के लिए कोशा है। इदाद शुमार के मुताबिक मशरकी बैतुल मक़दस को छोड़कर मगरबी किनारे में 5 लाख से जायद इजराइली आबादकार और तकरीबन 30 लाख फलस्तीनी मकीम हैं। मुश्तरका बयान में मगरबी किनारे में कशीदगी और आबादकारों के फलस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद पर भी तशवीश जाहिर की गई और इजराइल से मुतालिबा किया गया कि वह फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद को रोके और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाए। बयान में यह भी मुतालिबा किया गया कि गैर कानूनी आबादकारी के फैलाव, जबरी बेदखली और इल्हाक की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अमली इक़दाम किए जाएं। एलामिये पर दस्तखत करने वाले ममालिक ने 4 जून 1967 की सरहदों की बुनियाद पर 2 रियासती हल की हिमायत करते हुए यह भी कहा कि इजराइल फलस्तीन तनाज़े का मुनसिफाना और जामे हल ही इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। मौजूदा सूरत हाल में यह मुश्तरका अहद इस बात का इशारा है कि आबादकारी का मामला महज इलाकाई नहीं रहा, बल्कि आलमी सिफारती एजेंडे का भी मरकजी नुक्ता बन चुका है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार गाइड वकार खान साहब ने। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, गुज़श्ता बरस अक्टूबर में जो जंग बंदी हुई उसके बाद का मंजरनामा सर आपको मालूम है कि हुआ क्या और किन लोगों पे जुल्म और जबर मुसल्लत किया गया, कितनी शहादतें हुई और कितने जख्मी हुए? क्या इस मुतनाज़े आबादकारी को आप एक अलामती इकदाम तसव्वुर करते हैं या आप समझते हैं कि बाकायदा तौर पे हमला हो रहा है? एक तो ज़ायनिस्ट डिजाइन है और ये कोई आज का नहीं है। देखिए सोनो न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की याद है, राइट फ्रॉम डे वन, जब 7 अक्टूबर को तो हमें 7 महीने उसकी बड़ी डिटेल में डिस्कशन होती थी और उसमें यही चीज़ हाईलाइट हुई कि बेसिकली एक दायवा पॉलिसी है इजराइल की, विच इज मोइंग द ग्रास। और थोड़ी बात लंबी हो जाएगी लेकिन ये है कि जैसे ही घास बढ़ी उसको आप मो डाउन कर दें। तो दिस वाज गिवन बाय बेन-गुरियन और ये शायद 1948-49 के बाद की बात और उसको कंटिन्यू किया है। अभी ये 4th इंतफादा है फलस्तीनियों की और उसमें आपने देखा है कि ऑलमोस्ट अभी जो फिगर्स हमारे पास 150,000 है कैजुअल्टीज है, इसके अंदर बेशुमार बच्चे हैं और जो बरीड हैं लोग अंदर। रूबल आपने देखा है, उनके पास कोई डोजर तो नहीं है, तो उसमें अभी जाके शायद ये तादाद 200,000 हो जाए। और इस वक्त जो एस्टीमेट है जो और टोटल ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ है गाजा पे, इट इज इक्वल टू 7 टाइम्स हिरोशिमा एटम बॉम्ब के बराबर है। ये बिल्कुल साइंटिफिक फिगर है। तो टेक्निकली दे हैव न्यूक्ड गाजा और इसमें अभी आपको पता है आदमी बरादरी किधर है, फिर एप्स्टीन फाइल्स का आई थिंक साथ साथ चल रहा है कि ग्लोबल एलीट की एक्चुअल मॉरल कंडीशन क्या है। ये प्रेडेटर्स हैं, बेसिकली दे आर कैनिबल्स और ये चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं और दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में अभी टाइम आ रहा है, बिकॉज अगर आप देखें एक तरफ रेजिस्टेंस है जिसमें बाय एंड लार्ज नाउ यू फाइंड के इवन सऊदी अरेबिया विल जॉइन इट। ज़ायनिस्ट जो डिजाइन उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं। ईरान डेफिनेटली फेस कर रहा है, पाकिस्तान है, आज भी मोदी साहब उधर गए हुए हैं, उधर जाके डांस इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू। और ये एक कोलैबोरेशन है एक्सिस इविल की और एक तरफ रेजिस्टेंस है, चाइना है, इवन रशियन फेडरेशन है। अभी आई थिंक अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं मॉस्को, आई एम श्योर बड़ी डेवलपमेंट्स होगी। तो ये आपकी बात इस हद तक एग्री करता हूँ कि ये एक तरफ जुल्म और बर्बियत का
बाजार गर्म की ओपन जेनोसाइड हुई जो कंटिन्यू कर रही है। Zionist think they can get away with, लेकिन आई थिंक अभी टाइम आगे इनको स्टैम्प किया जाए। बाकी अभी इसमें आप कह लें कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिसाइड किया इसमें मोस्टली अरब वर्ल्ड भी बहुत आगे था उसके अंदर। लेकिन सर अभी अभी जो गैर मुतनाज़े जो मामलात हैं वो तो दिखाई नहीं देते, हर तरफ ही मुतनाज़े मंजरनामा है। तो इसी आबादकारी के हवाले से 21 ममालिक बशमूल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, उन्होंने इसको कंडेम किया, जिसमें लैटिन अमेरिका के ममालिक भी शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। तो क्या ये कंडेम करना आपको अलामती कार्रवाई लगती है, या आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर का कुछ छोटा मोटा अंसर हो सकता है? आई थिंक ये अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया जब माइक हकबी को इंटरव्यू किया, उसने टसल कासन ने, उसका आप जिक्र कर रहे हैं, एंड इट वाज देन डिक्लेयर्ड बाय अमेरिकन एम्बेसडर इन इजराइल कि ठीक है जी, वो अगर आधे मिडल ईस्ट पे कब्जा कर ले तो इन्हें कोई इतराज हो। ये बेसिकली ये टेस्टर्स फेंके जाते हैं तो सीट के कितना जो है मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है दूसरी साइड अब उसके सामने को। लेकिन देखें अभी वो तंग आमद बेजंग आमद वाली बात है, अभी तुर्किया में बहुत ज्यादा डिस्कोर्स हुआ। इवन टर्की को आपने देखा बड़ा टारगेट किया जा रहा है। अभी जो आई थिंक नफ्ताली बेंजामिन है, एक एक्स मिनिस्टर है नेतन्याहू का, उसने कहा जी कि टर्की इज द नेक्स्ट ईरान। ठीक है, ये जी सुन्नी ट्रायंगल बन रही है टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, और हमारे लिए बड़ा खतरा होगा। लेकिन मेरे ख्याल इनके भी देखें टाइम आएगा, ऐसा नहीं है। यू विल फाइंड नाउ अपरेंट रेजिस्टेंस। जब से ये स्ट्राइक्स हुई कतर पे तो थोड़ा रियलाइजेशन आई अरब वर्ल्ड में कि यार किसी के सके नहीं है, ये तो स्टैंड आउट। अभी जो आई थिंक ओईसी के आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में भी शायद ये डिस्कस होगी कि इट हैज टू बी स्टॉप। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली बात यही है कि हम उस वक्त भी चीखते रहे जब गजा पे बमबारी हो रही थी कि आप कम से कम डिप्लोमेटिकली तो आइसोलेट करें ना, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह को भी आप छोड़ें, एंड देन यू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। क्या इजराइल की शिपिंग को आप बंद नहीं कर सकते? अगर हूतीज बंद कर सकते हैं बाबल बंदर के पास, या लेट्स से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते, व्हाई नॉट लेट्स से अगर अरब वर्ल्ड डिसाइड कर लेते हैं मिस्र, क्या वहां से एक चिड़िया भी पानी मार सकती? तो मेरा ख्याल चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी। देयर इज अ ग्रेटर रियलाइजेशन। सऊदी अरेबिया में भी डर है। आई थिंक उस दिन खालिद मैना ने बात की कि सऊदी अरेबिया की बल्कनाइजेशन का प्लान बांधा था, अथॉरिटीज उसमें कोई 2 ममालिक भी शामिल है। तो अभी नाउ दे रियलाइज कि भाई आग जो है हमारे घर तक आ गई है। लेकिन तो सर आप डुअल स्टेटमेंट पॉलिसी के हवाले से क्या राय रखते हैं कि एक तरफ तो मुतनाज़े आबादकारी के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और धड़ाधड़ उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर है, इजराइल खतरे के अंदर है, अपने अवाम को ये बावर करवाया जा रहा है बंकर्स के पास रहें, हम खतरे की हालत के अंदर हैं, मुल्क एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक तरफ मुश्किल हालात है, अंदरूनी तौर पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपनी सरहदों के फैलाव के मामलात चल रहे हैं। तो इस पॉलिसी के हवाले से क्या राय रखते हैं आप? ये हमेशा दोगली पॉलिसी रही है। देखें ये इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं, सेम इज ट्रू इन इंडिया। आप देख रहे हैं अभी तक कहते हैं मॉरिशस संदूर जो है 2 लॉन्च होना है, उसको भी मतलब 9 महीने होने को आए और जरूरत नहीं हमको ये करें, बाकी प्रॉक्सी वॉर चलाएंगे। ईरान डेफिनेटली एक टारगेट है। और अगला जो अगर आप 3 वेक्टर्स देखें, अगर खुदा ना खास्ता जस्ट ज्योग्राफिकली ईरान कोलैप्स विल नेवर हैपन, तो ईस्ट की तरफ फिर पाकिस्तान की बारी है, तो सिस्तान बलूचिस्तान, और नॉर्थ में फिर टर्की की बारी है, तो यू नो लेट्स से कुर्दिश टेस्ट एरियाज है, और साउथ में सऊदी अरेबिया है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गया। तो ये जो हवा खड़ा किया जाता है, ये ऑप्शन ओपन रखी जाती है कि कल अगर लेट्स से मुंह छुपाना पड़ता है तो रोल अप कर देंगे जी कि नहीं हो सका और कोई नहीं, अभी बातचीत कर लें, डिप्लोमेसी हो जाएगी। अगर मौका मिल गया तो वीकनेस राइज विल अटैक, और उसके बाद अपने जो है मकासद हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में दे हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता फर्दर डिस्टेबलाइजेशन होती है ईरान की और रीजन की, तो इनके लिए बड़ा कड़ा वक्त आएगा। ठीक है, उसमें मानव सफर करना पड़ेगा, बट बाय एंड लार्ज पीपल विल अंडरस्टैंड। अभी मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस होना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड का भी ऑन एक्चुअली की कोई बात नहीं कर रहा कि यार लुक एट देयर मकरू, यू नो, इनका लेट्स से इनकी आप कंडक्ट देखें, इनकी मॉरल प्रिंसिपल देखें। हमें लेक्चर देते हुए नहीं थकते, इधर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल करें जाके भी रिपोर्टिंग कि आप कैनिबलिज्म कर रहे हैं, यू डन ऑल द थिंग जो FATF या वॉर डॉग्स देखते थे। आप जो है इसमें स्मगलिंग ऑफ किड्स है, उसके बाद आप खुदा ना खास्ता उनको कैनिबलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर चाइल्ड मोलेस्टेशन है, उसके अंदर आई एम श्योर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, और ये बने हुए हैं हु विल डिसाइड अबाउट कमिटी ऑफ नेशन। मेरे ख्याल में इवन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि ज़ायनिस्ट लॉबी से जान छुड़ाएं, और मैंने हमेशा चैलेंज किया है CIA को, MI6 को, I5 को कि आपकी नजरों के नीचे अमेरिका में हो रहा था, योर लीडरशिप वाज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड बाय दी ज़ायनिस्ट, और आप लोग इतनी जरूरत नहीं है कि आपकी एजेंसियां जिनको टिक कर सके मुसाद को, मतलब इतने आप गुलाम हैं। तो आई थिंक अलामा का वो जो शेर था वो सही है कि वो खुदी की जान पंजा यहूद में, अच्छा वर्ड टू दैट इफेक्ट। लेकिन मेरे ख्याल अभी इनका टाइम आ गया है, जितने मर्जी हाथ पैर मार लें,
आई थिंक आई सी सिल्वर लाइनिंग सारे कवियों में, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी का सूरज तुलू होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं 1967 से पहले की हुदूदों के हवाले से अगर अमल दरामद करवाना है तो वो किस सूरत में होगा? बोर्ड ऑफ पीस की सूरत में होगा, या फिर उसका मंजरनामा कुछ और है, कोई और अलायंस देख रहे हैं, कोई और गैबी मदद देख रहे हैं? ये देखिए, असूलन तो आप एक्चुअली वी शुड बी टॉकिंग अबाउट 1948। अभी आप देख लें कि 1948 से पहले और ओटोमन एम्पायर के टाइम पे तो फलस्तीन वाज अ स्टेट, इसका जिक्र है, इसके कॉइन्स थे, एयरपोर्ट से इसका पासपोर्ट था, एंड देन यू इंपोज अनदर नेशन। चले उसमें कॉम्प्रोमाइज किया फलस्तीनियों ने भी। तो 67 की इम्प्लीमेंटेशन की सबसे जरूरी है कि जो आई थिंक 4 बड़े प्लेयर्स हैं, तो लाइक मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, उसके बाद जॉर्डन आ गए, एंड देन ऑफ कोर्स आउटर पेरिफेरी में ईरान और पाकिस्तान आते हैं कि यू पुट योर फुट डाउन, ये हम जो है बेसिकली वी हैव टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। और आई एम श्योर अभी टाइम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला फलस्तीन जाएंगे। ये मैं नहीं समझता कि 1,50,000 फलस्तीनियों का खून जो है ना ये रायगां जाएगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, इसकी जुल्म बर्बरियत हो इसका बिल्कुल जवाब आएगा, और उसी पे उम्मीद है। और अभी मेरे ख्याल आंखें खुल रही हैं। आई एम श्योर ये जो 2026 है हाईली डिसाइसिव, इसमें बड़े बड़े बुर्ज उलटने और आई थिंक बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस आनी है, एंड इंशाल्लाह ताला इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कुछ बेहतरी की खबर आएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान को तो उलझाया इस ज़मन के अंदर कि उसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा और मुज़ाकरात पे लगा दिया गया, और ईरान की जो प्रॉक्सीज थी या खत्ते की मज़ाहमती जो क़ुव्वतें थी वो इस वक्त खामोश दिखाई देती हैं। आपने हूतियों का जिक्र तो किया, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में हूतियों की तरफ से कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा। इसी असना में ये फैसला कर लिया जाता है कि गरब उर्दम पे कब्जा कर लिया जाएगा और वहाँ पे इकदाम शुरू कर लिए जाते हैं। अगर ईरान वाला मंजरनामा ना होता तो आपको उन मज़ाहमती कुव्वतों की तरफ से इसका रिएक्शन क्या दिखाई देता था? या फिर आप ये समझते हैं कि जिस तरह अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि उनकी कुव्वतें किसी हद तक पसपा कर दी गई हैं, अब वो दोबारा खड़े होने में एक दहाई का अरसा लगेगा उन्हें? इसमें यह जरूर है कि डेंट हुआ, स्पेशली जो हिजबुल्लाह थी। देखें 4 बड़े मुतारक ग्रुप थे, हमास इनसाइड जो फलस्तीन में लड़ रही थी, देन यू हैड हिजबुल्लाह इन लेबनान, कताब हिजबुल्लाह इन इराक, और फिर हुती आए थे। और हिजबुल्लाह को तो काफी नुकसान हुआ है लेबनान, और कुछ पसपाई भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज दे हैव स्टिल प्रेजेंस। बाकी जो है आई थिंक ना कि इराकी लेकिन सर मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। आपने कहा हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह को नुकसान अफरादी कुव्वत के तौर पे हुआ है या हिजबुल्लाह को नुकसान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हुआ? क्योंकि उसके ऊपर जो हमले हुए हैं वो उनकी फलाही तंजीमों पे, या फिर उन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत को चलाने के लिए खड़ा किया था, ज्यादातर हमले उनके ऊपर हुए हैं। तो हिजबुल्लाह अफरादी एतबार से कमजोर हुई है या मालियाती एतबार से? मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा लीडरशिप का था। देखिए ना, टॉप की ऑलमोस्ट जो 2 लेयर्स हैं बड़ी, वो दे वर टेकन आउट। इसमें चाहते ही इसमें हसनफुल्लाह के, इसके बाद आप सब्सिक्वेंट को देख लें, सेम इज ट्रू फॉर हमास। लेकिन आई वुड से कि हिजबुल्लाह इज नॉट, मतलब कहते हैं डाउन बट नॉट आउट। और अगर ईरान पे देखें टाइम आता है ना, तो फिर ईरान के लिए भी ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है फॉर दी गवर्नमेंट वहां पे, और बड़ा ह्यूज रिस्पॉन्स होगा। मेरे ख्याल में जितने भी एसेट्स होंगे एक्टिवेट किए जाएंगे। तो आई वुड से कि ये जितनी भी कैपेसिटी होगी विल कम इनटू प्ले, और उसमें देयर आर चोक पॉइंट जहां पे बहुत ज्यादा तबाही होगी। और बाकी गल्फ का अगर आपने देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक जो इम्पैक्ट होगी, सिर्फ एक रडार है मैरीटाइम, वो देखें, मतलब मक्खियों की तरह जहाज फिर रहते हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक 200 जहाज तो बड़े वाला दिन में गुजरता है, देन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर शिप्स जो पास करते हैं। दुनिया का कॉमर्स 30 to 35% ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो करती है। तो आपके ख्याल में चाइना और रशिया ये होने देंगे? ये काफी सारे आई थिंक सवालात हैं। बाकी इनकी एफर्ट ये जरूर थी। आज आई थिंक इनकी इवन हेयरिंग में एक जगह जिक्र हुआ कि हमने कोशिश की स्टारलिंक के थ्रू जो है वो एंगेज करने की, बट उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया विद हेल्प ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी। रशियंस आई थिंक आर स्टिल डूइंग एक्सरसाइज। बाकी जो है हमारे लिए तुर्की, सऊदी अरेबिया के लिए अभी एसेंशियल हो चुका है कि ईरान जो सर्वाइव करे एंड शुड नॉट फॉल डाउन। और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरीके से म्यूचुअल सपोर्ट से ही शायद जो है मुस्लिम यूनिटी का जो ख्वाब है वो पूरा हो। बट दोनों सूरतों में खुदा ना खास्ता ये करते हैं या नहीं करते, आई थिंक देयर बी ग्रेटर रियलाइजेशन कि अभी मुस्लिम नेटो की जरूरत है, एंड वी हैव टू गेट यूनाइटेड। ये भी रिटोरिक नहीं है, ये एक आई थिंक पॉलिटिकल। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू की मुद्दते वजीर आजम आप किस हद तक बढ़ती हुई देखते हैं? क्योंकि अंदरूनी जिस हद तक दबाव हो चुका, अंदरूनी तौर पे मज़ाहमत तो है, अंदरूनी तौर पे केसेस तो हैं, तो क्या उसको अपने सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ करना है? और अगर वो ये कर रहा है तो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है बसूरत दीगर इम्कानात क्या? ये देखिए, अभी चीजें बहुत चेंज हुई हैं, स्पेशली जब से एब्सेंट फाइल, बिकॉज आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग वेरी रेगुलरली अबाउट
पर इसके अंदर जो जायनिस्ट लॉबी थी वो एक्सपोज हो गई है, तो जो आई वुड से जायनिस्ट लॉबी का इम्पैक्ट भी था। उसमें बड़े सवालात हैं, नॉट ओनली सोशल मीडिया, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रोल। यही था ना बेसिकली, ब्लैकमेलिंग थी। ये तो डॉक्टर स्टार ने शायद 40 साल पहले कह दिया था। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू का जो पहले था असर रसूख था, आई वुड से कि 6 महीने पहले, और अभी अगर आप देखें तो काफी डाउन है, देयर ह्यूज इंटरनल प्रेशर। और बाकी ये जरूर करते हैं, इवन आई वुड से कि अगर ट्रंप भी जाता है फॉर अ वॉर अगेंस्ट ईरान, दिस इज हाईली कनेक्टेड विद एप्स्टीन फाइल, बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। वी डोंट फील इट देयर, बट बाय एंड लार्ज अमेरिका में लोग जाते हैं वहां, तो लोग कह रहे हैं कि विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, कि अगर इस तरह के लोगों ने हमें रूल करना है। तो ये आई थिंक सारी लॉबी एक्सपोज है। एंड नेतन्याहू का फ्यूचर आई डोंट फोरसी के बहुत ब्राइट है। बाकी देखें इनकी एक कैपेबिलिटी है, थ्रू मीडिया ये ऐसे कॉन्फिडेंस से शो करेंगे, इतना मूडी है, ये थप्पड़ खाने के बावजूद दे शो 56 इंच। सेम इज ट्रू फॉर दिस जायनिस्ट, ये थग्स हैं, दे कंट्रोल द मीडिया, तो शो ये करते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस है। बट अदरवाइज आई थिंक ही हैज अ ब्लीक फ्यूचर मेरे हिसाब में। उसके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर हिसाब देना पड़ेगा। 1.5 लाख जो फलस्तीनी शहीद हुए, इनका हिसाब इससे दिया जाएगा। हिसाब तो देना पड़ेगा, जो फलस्तीनी शहादत के मरतबे के ऊपर फाइज हुए, हिसाब देना पड़ेगा कि जो दुनिया के ऊपर नस्लकुशी मुसल्लत की गई, हिसाब देना पड़ेगा जो दोगली पॉलिसी अपनाई गई। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खालिद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, भारत के निकोबार जज़ायर पे शुरू होने वाला एक बड़ा तरक्याती मंसूबा हाल ही में खबरों की जीनत बन चुका है। ये मंसूबा बहरे हिंद में एक जामे दिफाई, तजारती और शहरी मरकज कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके तहत ग्रेट निकोबार जजीरे पर बैनुल-अक़वामी पोर्ट, शहरी और फौजी सलाहियतों का हामिल हवाई अड्डा, पावर प्लांट और रिहायशी बस्ती तामीर की जाएगी। ये तरक्याती इकदाम आबनाए मलाका के करीब होने की वजह से आलमी तजारती रास्तों पर भी असरअंदाज होगा, क्योंकि इस गुजरगाह से तकरीबन 1/3 आलमी बहरी तजारत गुजरती है। भारत में इस मंसूबे के हामी इसे भारत की बहरी और फजाई मौजूदगी को मजबूत बनाने, गैर मुल्की बंदरगाहों पर इन्हिसार कम करने और इक्तसादी और दिफाई ताकत में इजाफा करने का मौका करार दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत का भी मौक़िफ़ यह है कि ये इकदाम चीन की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ ऑफ पल्स हिकमत अमली के मुकाबले में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद बहरे हिंद में असर रसूख बढ़ाना और खित्ते में फौजी और तजारती मराकज कायम करना है। दूसरी जानिब नाकदीन का यह कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ माहौलियात को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि मकामी कबाइल, शोम्पेन और निकोबारी की सकाफत और तर्ज जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। नाक़दीन इस मंसूबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का सोच रहे हैं, जबकि इस मंसूबे के खिलाफ पहले ही एक मुकदमा कलकत्ता हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इस दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर तल अवीव पहुंचे। ये नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उनका दूसरा दौरा इजराइल है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी के दौरा इजराइल को मुसलमान ममालिक के खिलाफ 6 मुल्की इत्तेहाद की तश्कील की जानिब अहम और फैसलाकुन पेशरफ्त करार दिया है और कहा है कि इस इत्तेहाद का मकसद इंतहा पसंद मुखालिफिन का मुकाबला करना है, जिसने इजराइल और भारत के अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट ने इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ मुमकिना इत्तेहाद को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। करारदाद में इजराइल की बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियों, फलस्तीनी इलाकों में इक़दामात की मुखालिफत की गई और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालिबा किया गया कि इजराइल को अपने इक़दामात के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। ये पूरा मंजरनामा ये वाज़ेह करता है कि बहरे हिंद और मशरक़ वस्ता में स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और सियासी तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। एक तरफ भारत और इजराइल इलाकाई इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कोशा है और ऐसे मंसूबे शुरू कर रहा है जिससे इलाकाई तवाज़ुन उसके हक में हो, जिसके लिए वो कभी इजराइल की जानिब देखता है और कभी ऐसे मंसूबे शुरू करता है जिससे मकामी आबादी की भी हिमायत हासिल नहीं है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। जानिए क्या है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद हसन साहब, भारत ने जो निकोबार जजीरे पर तरक्याती मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है, क्या भारत इससे ये तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मन चाहा कर सकता है? जी देखें, बात यह है कि जो मई के अंदर लास्ट ईयर जो जंग हुई है, उसके बाद से पूरी इक्वेशन और पूरी गेम चेंज हो चुकी है। हम 21वीं सदी में मौजूद हैं। 21वीं सदी जो है ये परसेप्शन की, एज ऑफ इंफॉर्मेशन की सेंचुरी है और इसमें परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। ये जो आइडिया है दैट द परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी, इंडिया इसी के ऊपर अपनी पिछले 10 साल से सारी की सारी मैपिंग कर रहा था पूरी दुनिया की,
और इसी तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था चाइना का काउंटर बैलेंस, इसी तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था रीजनल हेजेमन, इसी तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था आत्मनिर्भर भारत, और इसी तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था पूरी दुनिया में एज अ सुपर पावर। ठीक है। इंडिया के पास जो फ्रेम ऑफ एक्शन है अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा प्रेजेंट करने का, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। उसके अलावा कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, पिछले 10 साल में कुछ सब्सटैंशियल इन्होंने दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो परसेप्शन मई के बाद बहुत तेजी से गिर रही है। वो जब परसेप्शन इनकी फॉरेन पॉलिसी डोमेन में गिर रही है तो जाहिर है घर के ऊपर भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इनको ऑप्टिकल सक्सेस चाहिए। ऑप्टिकल सक्सेस अगर इनको मिल जाएगा, वो दोबारा से इनको लगता है कि इनकी परसेप्शन वो रिक्रिएट हो जाएगी जो मई से पहले थी। तो उसी की वजह से आपको ये इस तरह के छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो मोदी का इसराइल का विजिट और उसको जो जिस ऑप्टिकल तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, अमेरिका और इंडिया के दरमियान में जो ट्रेड डील हुई है जो बिल्कुल अमेरिका की फेवर में गई है और इंडिया के खिलाफ गई है, लेकिन आपने देखा कि मोदी और बीजेपी ने उसको कैसे पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि जैसे वो इंडिया का सक्सेस है। फिर उसके अलावा इनकी जो आत्मनिर्भर जो एआई के जो इन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके से ये परसेप्शन क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये एआई के टॉप पे हैं, और उसी तरह ये जो अभी इन्होंने निकोबार आइलैंड के ऊपर जो ये सारा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो परसेप्शन डोमेन के अंदर जो ऑप्टिकल सक्सेस है इंडिया का प्राइम मोटिव। अच्छा, मेरा एक सवाल, आप कहते हैं कि ये परसेप्शन है, तो क्या हम इसे सिर्फ परसेप्शन के एतबार से देख सकते हैं, या फिर अब ये समझ सकते हैं कि जो एक परसेप्शन का हवा बनाया हुआ था वो जब रेजा रेजा हुआ है तो अब भारत जो है वो अमली इकदाम उठा रहा है कि उस परसेप्शन के जो नताइज उसको देखने को मिले हैं अब वो अमली तौर पे कुछ करके ऐसे नताइज हासिल करें? देखिए, अभी तक तो मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, अब बिकॉज इट इज टू अर्ली अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट करना जब तक कुछ कॉन्क्रीट चीजें नहीं आती, लेकिन मैंने आपको लार्जर फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया है कि वो ये करना चाहते हैं। उनका जो प्लान है वो ये है कि हम किसी तरह इन्फो डोमेन में, परसेप्शन डोमेन जाहिर है आपकी जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उसके अंदर ट्रांसलेट होती है, ऐसी बात नहीं है कि वो ट्रांसलेट नहीं होती, लेकिन जो गोल और मोटिवेशन उनका है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर एक हद से ज्यादा परसेप्शन के अंदर वो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे परसेप्शन इन्होंने यही क्रिएट किया हुआ था ना कि हम पाकिस्तान को जब चाहें हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन जब मई में वो एक रेड लाइन इन्होंने ब्रीच की तो वो सारी परसेप्शन इनकी धड़ाम से नीचे गिर गई। उसी तरह परसेप्शन के भी अपने असूल और कानून है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन गवर्नमेंट है विच क्लेम्स टू रिप्रेजेंट 1.25 बिलियन पीपल, वो उसका ज्यादा फोकस प्रैक्टिकलिटी से हटके ज्यादा फोकस ऑप्टिक्स के ऊपर है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, अगर प्रैक्टिकलिटी से हटके है तो मौजूदा दौरा इजराइल जो है नरेंद्र मोदी का और बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात, जिसमें ड्रोन खरीदने की बातें हो रही हैं, जिसमें मिसाइल्स खरीदने की बातें हो रही हैं, तो इस पे परसेप्शन कितनी है और इसमें हकायक कितने? नहीं, देखिए इसमें क्योंकि इंडियंस कभी भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं रहे। इंडिया हमेशा से रेप्लिकेट करते हैं इंडियंस और अपने आप को फोटोकॉपी करते हैं उस पॉलिसी की जो इनको इसराइल की तरफ से मिलती है लार्जर जियोपॉलिटिकल डोमेन में, यानी लार्जर कैनवस के ऊपर। ठीक है। इसराइल के अंदर तब्दीली ये आई है कि आप देख रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इसराइल का जो बेनेट है उसने कहा कि एक मुस्लिम अलायंस बन रहा है इसराइल के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी फिर ये बात कही, उसने कहा जी इसराइल को घेरा जा रहा है और हम बहुत खौफजदा हैं और बहुत हमारे खिलाफ मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। तीसरा, आइजैक हर्जोग इसराइल का जो प्रेसिडेंट है उसने ये बात कही कि जी कोई भी मुल्क हमास के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है सिवाय इसराइल के, और उसका इशारा था कि अमेरिका भी नहीं लड़ना चाहता। ठीक है। तो ये जो फियर एनगल्फ कर रहा है इसराइलीज को, और दूसरा ग्राउंड के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये पूरे यूरोप से यहूदियों को इन्होंने 50s के अंदर 40s के अंदर लाके इसराइल में आबाद ये कह के किया कि हम आपको एक ग्रेटर इसराइल देंगे। ग्रेटर इसराइल कॉन्सेप्ट पे वो सारे अपना यूरोप का आरामदेह माहौल छोड़ के एक सहरा में आए, और अब जो थिंकर्स हैं उनका ये कहना है कि वो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल इज कोलैप्सिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, जिसकी वजह से तकरीबन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 3%, कुछ के मुताबिक 5% लोग परमानेंटली इसराइल को छोड़ के चले गए। और ज्यादातर जो इसराइलीज हैं उनके पास ड्यूअल पासपोर्ट होते हैं, लिहाजा कितने लोग वैसे छोड़ के चलेंगे और उन्होंने अपनी नेशनैलिटी कैंसिल नहीं की वो काउंट ही दुनिया के पास नहीं है। सो ये
कॉन्सेप्ट इनका कोलैप्स कर रहा है, उसके लिए इनको एक मेटा नैरेटिव की दोबारा से जरूरत है। और वो मेटा नैरेटिव ये है कि सारे मुसलमान मुल्क मिलके हमें तबाह करने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद और इसमें मेटा नैरेटिव की भी, उसकी डिमांड को भी पूरा करने के लिए दूसरा इनका इंट्रिंसिक खौफ भी यही है, क्योंकि एक जेनोसिडल अपने आप को, ये हम तो रियासत भी इसको नहीं मानते, एक जेनोसिडल एंटिटी है जिसने जुल्म की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं, और जिसको पता है कि आज नहीं तो कल उसका एहतसाब होगा। वो जो खौफ एनगल्फ कर रहे हैं इनके स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस को, वो जन्म दे रहा है कि ये अब वो लोग, यानी वो एंटिटीज, वो गवर्नमेंट्स, वो लीडरशिप जो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जेनोसिडल माइंडसेट जो है वो शेयर करती है, उसके इंटरेस्ट शेयर करती है। अहमद, ये बताइए कि अभी जो भी इकदाम उठाए किसी की भी जानिब से, इनर सेटिस्फेक्शन से ज्यादा ये होता है कि कहीं ना कहीं मफाद हासिल होता है उसका। अब दोनों अतराफ में अगर नरेंद्र मोदी को देखें और बेंजामिन नेतन्याहू को देखें, इनको इनर सेटिस्फेक्शन के अलावा क्या क्या मफाद हासिल हो सकते हैं इस अलायंस की वजह से या अगले आने वाले दिनों में इकदामात की वजह से? देखें बारह, अभी दो फोर्सेस तो दुनिया में एट प्ले हैं। दो फोर्सेस, दो ताकतें इस वक्त मौजूद हैं। एक ताकत वो है जो कहती है कि दुनिया में मजीद जंगें होनी चाहिए। वो एंटिटी कहती है कि रशिया यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को मजीद असला अमेरिका को देना चाहिए और रशिया को तबाह करना चाहिए। ठीक है। वो एंटिटी कहती है कि ईरान और इसराइल के दरमियान में भी जंग होनी चाहिए। वो एंटिटी ये कहती है कि इसराइल को एक्सपैंड करके ग्रेटर इसराइल भी बनना चाहिए। वो एंटिटी ये कहती है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में भी जंग होनी चाहिए दोबारा से। वो एंटिटी ये कहती हैं, वो पावर्स ये कहती हैं कि अमेरिका को जो जंगों के अंदर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है वो मजीद बढ़नी चाहिए ताकि दुनिया में और जंगें हों। और उसके पैरेलल एक और फोर्स मौजूद है, एक और मुल्कों का अलायंस मौजूद है जो ये कहता है कि नहीं, हमारे इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि जंगें हों, हमारे इंटरेस्ट इस बात में है कि दुनिया में अमन आए, पीस आए। तो आप ये देख रहे हैं सैमुअल पी हंटिंगटन के अल्फाज में कि दुनिया कैंप्स में डिवाइड हो रही है, और इस वक्त दो कैंप्स तो वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, यानी इंडिया और इसराइल का कैंप है। इनका इंटरेस्ट इस बात में है, यानी नेतन्याहू इक्तदार में तभी रहेगा कि जब मिडिल ईस्ट में जंगें होंगी, और नरेंद्र मोदी भी इक्तदार में तभी रहेगा जब साउथ एशिया में जंगें होगी, जब इंडिया आगे पीछे जंगें करेगा। सो इन दोनों का इंटरेस्ट वॉर में है, केओस में है, अनार्की में, ये इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके अगेंस्ट वो फोर्सेस जो चाहती हैं अमन हो, जिसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान है, वो भी अपने आप को, अपने अलायंस को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरीके से। अच्छा चले, दूसरे अलायंस का तो हमें मालूम पड़ता है कि उसके अंदर कौन कौन से होंगे। ये इस अलायंस में, इजराइल और इंडिया वाले अलायंस में, इसमें और कौन से ममालिक शामिल हो सकते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या होंगे? क्योंकि ये तो आइडियोलॉजिकल कजन है, तो जब दूसरे को शामिल करना है या किसी तीसरे को शामिल करना है, तो उसको फिर किस अज़ाइम के तहत या उसको क्या मफाद दिखा के शामिल करना है? देखिए, इसमें एक सिंपल सी साइंटिफिक प्रिंसिपल है। नेतन्याहू के खिलाफ वहां की जुडिशरी है, नेतन्याहू के खिलाफ अल्ट्रा राइट विंग भी जो हैं वो उसके खिलाफ हो चुके हैं, लेफ्ट पहले ही उसके खिलाफ थे। तो नेतन्याहू आइसोलेटेड है। आज अगर नेतन्याहू इक्तदार से हटता है, कल ही इसराइल की अपनी जेल के अंदर होगा। नरेंद्र मोदी के बारे में भी यही आप देख सकते हैं परसेप्शन, कि वो आज अगर इक्तदार से हटता है, कल उसके ऊपर भी केसेस खुल जाएंगे। बीजेपी के अंदर लोग उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि अब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है तो तुम छोड़ो। और बीजेपी, मोहन भगवत जो आरएसएस का हेड है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। तो आप ये देखें कि कौन से ममालिक आपको इर्द गिर्द ऐसे नजर आते हैं कि जिनकी लीडरशिप को अपने मुल्क के अंदर खतरा है कि उनको इक्तदार से हटा दिया जाएगा, और इक्तदार में रहने के लिए उनको केओस और एनार्की चाहिए। तो आपको एक और मुल्क नजर आएगा, वो आपके बिल्कुल हमसाया अफगानिस्तान है। इसी वजह से आप अफगानिस्तान की लीडरशिप का भी अलायंस देख रहे हैं, इसराइल के साथ भी और इंडिया के साथ भी। आपने देखा कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर, तो सबसे ज्यादा इसराइली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे वो खुल के आए सपोर्ट में अफगानिस्तान की। सो ये इस तरह का जो माइंडसेट है, जिनको घर के अंदर लेजिटिमेसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और जो इक्तदार में रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि केओस और एनार्की और जंगे उनको इक्तदार में और दहशतगर्दी इक्तदार में रखेगी, वो आपको आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। अच्छा चले, मेरा एक आखिरी सवाल फिर मोदी के दौरे के हवाले से, इस दौरे का इख्तिताम कौन से नए मुआहिदों के बारे में देखते हैं जो सिर्फ वेपन से मुतल्लिक हों? स्ट्रेटेजी के एतबार से तो हम गुफ्तगू कर चुके, वेपन्स के एतबार से अगर किया जाए तो किस किस्म की ज़रूरत इस वक्त भारत को है और उसकी दस्तयाबी कितने अरसे में मुमकिन हो सकती है?
देखें, इस वक्त भारत के जो वेपन्स, इसराइल और भारत का इस वक्त शायद आप दुनिया का सबसे बड़ा जो अलायंस है वेपन को ट्रांसफर करने का और वेपन्स खरीदने का, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का, वो शायद पहले या दूसरे नंबर पे भारत और इसराइल के दरमियान में है। और इनकी जो डिमांड है वो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इनकी ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए। और ड्रोन्स के, और जब ये जंग में इनको इंडिया को व्हेन दे गॉट द बीटिंग, उसके बाद भी इन्होंने सबसे पहले जो इसराइल के साथ डील की और सारे जो SOPs हैं उनको साइड पे रख के इन्होंने जो वेपन एक्वायर करने की कोशिश की वो ड्रोन्स ही थे। ठीक है। और अभी भी जो नरेंद्र मोदी वहां पे गए, इट इज हाईली लाइकली कि इनके जो ड्रोन्स का जो वो सब ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके ड्रोन इंपोर्ट से लेकर और ड्रोन को ऑपरेट करने तक का जो सारा मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये दोनों ममालिक आपस में बात करेंगे। तीसरी एक बहुत जो वेपन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात है, अबानी अडानी के ऊपर आजकल बहुत बुरा वक्त आ रहा है। इनमें से एक का केसेस भी अमेरिका के अंदर खुल चुके हैं और वो फ्रॉड के ऊपर केसेस हैं। और वही सबसे बड़ा जो मिडल मैन है जो इसराइल से असलहा भारत की तरफ आ रहा है। सो यहाँ पे आप इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे कि भारत की जो अबानी अडानी का नेक्सस है और वो जो असले की इंपोर्ट है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो अब ये क्या चीज करेंगे कि इनका जो वेपन की जो स्ट्रीमलाइन है, जो वेपन की पाइपलाइन है वो इनकी कंटिन्यूड रहे। इसके अलावा जी 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 बात मुकम्मल करें। ये जो स्ट्रेटेजिक एतबार से जो मोदी का, आप देखें मोदी के जितने भी विजिट्स रहे हैं, चाहे अमेरिका के हों, चाहे इसराइल के हों, चाहे दुनिया के किसी और मुल्क के भी हों फॉर द पास्ट 5 to 10 years, आप उसमें ये देखते हैं कि अबानी अडानी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अबानी अडानी को इसराइल के विजिट में भी बहुत ज्यादा, पोर्ट्स ग्लोबल की जिस तरह से वेपन एक्यूजेशन और वो सारा मामला था, तो इसके ऊपर आई थिंक ये लोग रीथिंक करेंगे और कोई नया फ्रेमवर्क जो है वो देखने में सामने आ सकता है। कोई नया फ्रेमवर्क देखने में सामने आ सकता है। माजी के जो मुआहदे थे उनको तूल दिया जाएगा और नए अज़ाइम के साथ दिया जाएगा। और वो नए अज़ाइम ये हैं कि स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल की जाए और ख़त्ते में या दुनिया में एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। बहुत शुक्रिया अहमद हसन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।